Hello everyone. Today is our last topic of this chapter, state of matter. और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल केमिस्ट्री फॉर यू में। तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का दैट इज लिक्विड स्टेट। हम स्टेट ऑफ मैटर में यूनिट के अंदर हम कैसे स्टेट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनका मेजरमेंट कर चुके हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम उसके अंदर जो डिफरेंट आपके पास लाज जो थे, बॉयल्स, चार्ल्स, अमंटन, जो आपके पास ला था, गेल लुसाक ला था, डाल्टन ला था, फिर इन सब 2-3 ला को ABC यानी कि बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो लो को जोड़ के हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी। फिर आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन से हम रियल गैस इक्वेशन में पहुंचे। तो वहाँ तक की चीज़ें आपको आइडियल रियल में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर वहाँ पे बीच में हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन किया था, उसकी पोस्टुलेट पढ़े थे, उसके फार्मूला वगैरह जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले थे वो हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है भाई। तो लास्ट में हमने पास लिक्विफिकेशन देखा था CO2 गैस के लिए। हमारे पास जो आपके पास एक डायग्राम वगैरह भी अपने पास आए थे, एंड्रू एक्सपेरिमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो वो रियल गैस इक्वेशन वगैरह आपके पास, वो आपके पास गैस स्टेट का पार्ट है। अभी हमारे पास लास्ट में लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट में ज़्यादा कुछ है नहीं। लिक्विड स्टेट में सिर्फ आपके पास 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे से, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत नीचे वाले क्लास में 1-2% उसको देखा हुआ है। तो लिक्विड के बारे में जो हम जानते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। लिक्विड के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई बिल्कुल लिक्विड फ्लो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप लोगों ने देखा पानी बहता है, लिक्विड बहता है। पार्टिकल जो होते हैं आपको पता है, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा डिस्टेंस से जाते हैं। यानी लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड से ज़्यादा दूरी पे होते हैं। इनकी इस वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम हो जाता है। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा लेस देन सॉलिड। बहुत सिंपल चीज़ें आप 9-7 से पढ़ते आ रहे हैं। इनको फ्लो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शेप वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। आपको पता है लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। अगर आपके पास 2 लीटर कोई चीज़ है, अगर वो आपके पास बोतल में है तो उस जैसी शेप हो जाती है उसकी। अगर किसी यूटेंसिल बर्तन में डालते हैं तो उस जैसी शेप हो जाती है। यानी कि जो लिक्विड का जो शेप होता है दैट इज द शेप ऑफ द कंटेनर। तो जो शेप होता है दैट इज नॉट फिक्स, क्योंकि ये उसी का शेप ले लेगा जिस बर्तन में जाएगा। इट विल एक्वायर द शेप ऑफ दैट यूटेंसिल या कंटेनर का शेप लेता है। कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज है तो थोड़ा बहुत हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। वी कैन कंप्रेस इट बाय लिटिल। ओके, ये सब हमने सॉलिड के बारे में, लिक्विड और गैस के हमने डिफरेंस काफ़ी जगह पे पढ़ा हुआ है। ठीक है। होती है आपके पास लिक्विड स्टेट है। अब हम इसके 3-4 पॉइंट्स है, एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। तो अभी सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। जैसे कि अपने पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है भाई। यहाँ तक आपके पास लिक्विड पार्टिकल है। तो यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल होगा उसकी इस साइड में फोर्स महसूस होगा, बिल्कुल होगा। इस साइड में फोर्स महसूस होगा, इस साइड में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास बल्क में पार्टिकल होगा, यानी कि अंदर जो पार्टिकल होगा, जो बल्क में पार्टिकल होगा दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। और कैसा इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बल्क वाला पार्टिकल जो होगा हर डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। इक्वल फोर्स एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये आपके पास मोर स्टेबल है। और आपको पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होती है। या मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं ये बीच वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो बीच में पार्टिकल होंगे यानी बल्क में होंगे, अंदर जो पार्टिकल होंगे उनके हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बैलेंस है वो पार्टिकल, बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि इस साइड से उस साइड बराबर खिंच जा रहा हो। लेकिन अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। समझ गया भाई, पार्टिकल सरफेस के ऊपर पार्टिकल। अब ऊपर तो फोर्स लगना नहीं, ऊपर तो इन्वायरमेंट नहीं है लिक्विड का, तो फोर्स कहाँ लगेगा, सिर्फ नीचे की साइड। ठीक है। तो जो सरफेस पे पार्टिकल होगा वो सिर्फ हर डायरेक्शन में उसका फोर्स बराबर नहीं लग रहा है, वो किस साइड में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो सरफेस पे पार्टिकल होगा वो डाउनवर्ड फोर्स महसूस करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और वो आपके पास इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है आपके पास है, वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक ही साइड में फोर्स लग रहा है। तो सरफेस पे पार्टिकल होता हुआ वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, क्योंकि अंदर से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। अब ऊपर तो लग नहीं रहा है, इसके फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और दैट इज सरफेस टेंशन। भाई सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ सतह, टेंशन मतलब होता है खिंचाव, तनाव। तो सरफेस पे तनाव जो लगता है, खिंचाव जो लगता है, दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है। तो बल्क वाले पार्टिकल तो स्टेबल था, ये वाला पार्टिकल स्टेबल नहीं था, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ताकि स्टेबिलिटी गेन कर ले।
क्योंकि अंदर आ गया स्टेबिलिटी लग जाएगी, फिर फोर्स बराबर साइड लगेगी। सरफेस था इसलिए ऊपर नहीं लग रहा, अगर यही पार्टिकल खिसक के यहाँ जाता तो बराबर फोर्स लगते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, फोर्स एक्टिंग। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डेफिनेशन बनी फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट लेंथ दैट इज सरफेस टेंशन। यहाँ पे जो लेंथ लगेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स लगेगा, उसको सरफेस टेंशन बोलेंगे। यूनिट निकाल लेते हैं एक बार, फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर आपके पास इसकी यूनिट जाएगी। ठीक है भाई, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट परपेंडिकुलर लाइन, या फिर बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग जो पार्टिकल को डाउनवर्ड घसीटेगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस दैट ब्रिंग द पार्टिकल डाउनवर्ड, वो पार्टिकल जो नीचे लेके आएगा दैट इज सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ, यूनिट क्लियर हुआ। ठीक है भाई, अभी हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो स्टेट ऑफ सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो भाई पहला जो आपके पास फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो पहला आपके पास है नेचर ऑफ लिक्विड। तो आपको पता है मैं दो बातें पूछता हूँ आपके पास से कि मेरे पास दो लिक्विड के पार्टिकल है, एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। मतलब आप एक समझ के देखो, अगर मैं एक बार पहले हाई वाला केस लेता हूँ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई लग रहा है, तो भाई नीचे भी हाई लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो ज़्यादा खींचेगा मतलब ज़्यादा सरफेस टेंशन है, अगर वीक होता तो कम खींचता है, यानी कम सरफेस टेंशन है। यानी कि हम सिंपल सी बात क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा वहाँ पे सरफेस टेंशन भी हाई होगा। यानी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता हूँ, सरफेस टेंशन एस टी मतलब सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा सरफेस टेंशन। यानी कि सिंपल सी भाषा में मेरे को बोलना है तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी पार्टिकल बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, सेकेंड आपके पास फैक्टर आता है टेम्परेचर। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन के बाद टेम्परेचर अपने पास आता है। तो टेम्परेचर में देखते क्या होता है। अब एक बात सोचे देखो, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर आपको बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़े तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बीच के बॉन्ड बने हुए वो टूट जाएंगे, यानी कि इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो है वो कम हो जाएगी। ताकत कम यानी कि कौन सा स्ट्रेंथ की बात करें हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हुआ, टेम्परेचर के कैसा प्रोपोर्शनल है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेन करना आपका काम है, आप कर सकते हो एक्सप्लेन। मैं इससे सीधा आंसर बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो बोन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन जो डिपेंड करता है दैट इज नेचर ऑफ गैस, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ों में ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। और सेकेंड वन इज टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ घटती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि साइज सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर, ये आपके पास है सरफेस टेंशन। एक होती है सरफेस एनर्जी, जिसका जिक्र शायद बुक्स में ज़्यादातर ना मिले। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है कि हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब आपके पास यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, मुझे नीचे से कोई पार्टिकल उठा के यहाँ पे ले रहा, सरफेस एरिया बढ़ाना अपने को। तो अब इसको यहाँ से लेके आने के लिए मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो आप नीचे से लेके आएंगे पार्टिकल को, कहाँ लेके आएंगे, सरफेस पे, और कितनी लेंथ बढ़ा देंगे, 1 यूनिट मतलब अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर 3 करना आपको, समझ गए मेरे को। तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बल्क पार्टिकल, क्या करने के लिए, यहाँ से इसको यहाँ ले जाने के लिए, यानी कि बल्क पार्टिकल मूव करेगा सरफेस की तरफ, और इसका एरिया लेंथ जो है, यानी कि जो वो आपके पास जो लेंथ दिख रहा है वो 1 यूनिट बढ़ जाना चाहिए, 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए।
तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बल्क पार्टिकल टू इंक्रीज द सरफेस बाई 1 यूनिट, उसको आप बोलेंगे सरफेस एनर्जी। ठीक है भाई। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या इसकी यूनिट है। ठीक है भाई, क्या इसकी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर आपके पास यूनिट हो जाएगी। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली, टेम्परेचर इन्वर्सली, तो इन सब चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। सरफेस एनर्जी मैंने अभी बताया कि वो एनर्जी जो पार्टिकल को बल्क में वाले पार्टिकल को देंगे उसको कहाँ लाने के लिए, सरफेस पे, ताकि अपना सरफेस बढ़ जाए, एक यूनिट से बढ़ जाए, नहीं मीटर में ले रहे हो या सेंटीमीटर, वो आपको देखना है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल आता है भाई, दैट इज स्फेरिकल साइज ऑफ ड्रॉप। ठीक है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसका, वो आपके पास ड्रॉप का स्फेरिकल साइज होता है। आपको पता है जो वाटर ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल इन द नेचर होती है, या कोई भी ड्रॉप अगर इस मार्कर से भी, या फिर जो इंक है, अगर मार्कर से भी मगर अगर इसकी इंक निचोड़ूँ तो आपके पास ड्रॉप गिरेगी, वो स्फेरिकल इन द साइज गिरेगी। या कोई भी वाटर ड्रॉप आती है वो स्फेरिकल इन द नेचर आती है, आपके पास कहने का मतलब ये। ठीक है भाई, तो वाटर ड्रॉप हुआ, बारिश की बूंदे हुई, कुछ भी हुआ तो स्फेरिकल इन द नेचर होता है। उसका नेचर क्या होता है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है स्फेयर इसलिए बना है कि यहाँ पे अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्योंकि सरफेस वाला पार्टिकल, तो भाई सरफेस वाला पार्टिकल कौन सी फोर्स महसूस करता है, इनवर्ड डाउनवर्ड, तो ये आपके पास इनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स महसूस करेगा। और चलो इनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स महसूस किया, सही बात है, लेकिन सेकंड बात और भी है, और इनवर्ड वो अंदर से खींचेगा। अंदर से खींचने का मतलब क्या, उसको कम से कम एरिया करने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू लिस्ट एरिया, और लिस्ट एरिया किसका होता है, स्फेरिकल। तो इसका मतलब वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन द नेचर ड्यू टू सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन। तो पार्टिकल के इनवर्ड पुल लगता है, दैट विल ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, और दैट विल बी बाय ऑफ के स्फीयर का आपके पास सबसे कम एरिया होता है। तो वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन द नेचर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। तो सरफेस टेंशन के कारण ये आपके पास क्या होता है, इसके वाटर ड्रॉप्स जो होती है उनका साइज स्फेरिकल होता है, शेप स्फेरिकल। कैपिलरी एक्शन आपने देखा होगा। ठीक है भाई, तो वो सब आपके पास सोप्स के अंदर एक्शन देखा था आपने, जिसको आप माइसल फॉर्मेशन बोलते थे, मिसेल माइसल, या आपके पास ऑयल ड्रॉप होती थी, उस पर आपके पास जो पार्टिकल थे वो इस टाइप से अरेंज हो जाते थे। दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। कैपिलरी एक्शन जो होता है, कैपिलरी आपके पास एक ट्यूब आती है बिल्कुल बारीक सी, कैपिलरी नाम से, तो वो आपके पास जो होती है, अगर मान लो उसके अंदर लिक्विड डालते हैं तो उसकी शेप आपके पास यहाँ से थोड़ा सा बैंड आता है। ठीक है, वो सब आपके पास कैपिलरी एक्शन में जो लिक्विड राइज होता है, अगर मान लो यहाँ तक का लिक्विड है इस कंटेनर में और मैं इसको कैपिलरी रखता हूँ तो कैपिलरी में थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है पानी या लिक्विड, इसको कैपिलरी एक्शन बोल देते हैं। तो वो आपके पास ऐसा मेनिस्कस बना दिखाई देता है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल आपके पास होंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे जो बातें वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अभी अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज विस्कोसिटी। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको नोटबुक लगानी चाहिए थी, मैंने आपको बार बार बोला नोटबुक में साफ साफ लिखते रहो, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट लो, बाद में उतार लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक है भाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड है विस्कस, जिसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं गाढ़ापन। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक फर्श के ऊपर पानी को बिखेरा, वहीं पे मैंने साइड में ऑयल बिखेर दिया। तो आपको पता है ऑयल जो होता है वो थोड़ा स्लो मूवमेंट करेगा और पानी जो तेज़ बहेगा, यानी कि ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। मतलब क्या समझे, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसको फ्लो करने में दिक्कत आएगी, यानी फ्लो धीरे करेगा, ऐसा बोलना ना भाई, इतना ही आपके पास। तो विस्कोसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वो चीज़ फ्लो कम करेगी, यानी विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को बहने से रोकता है, लिक्विड को जो बहने से रोकता है, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, कैसे वो देखता है। सो विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट, यानी कि एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड आपके पास फ्लो करता है उसके जो लेयर होती है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जैसे एक लेयर ये लेयर चल रही है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है दैट इज विस्कोसिटी। यानी कि वो फोर्स जो चीज़ों को बैलेंस रखता है, यानी कि फोर्स डेफिनेशन के लिए फोर्स विच रजिस्ट लिक्विड टू फ्लो, जो लिक्विड को बहने से रोकता है दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, तो या फिर आप बोल सकते हो जो फ्लो ऑफ लिक्विड उसमें रेजिस्टेंस जो होता है, फोर्स जो चीज़ों को बहने से रोकता है, एक लेयर दूसरी लेयर पे जो फ्रिक्शन लगाता है दैट इज
ऑल आर विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख रहे हैं, मैं इसको एक बार ध्यान से क्लियर करता हूँ। आपके पास मान लो, अच्छा जो लेयर सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, समझिए मेरी बात को, जो लेयर सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्लो चलेगी वो। अब मेरा मतलब समझो, ये अपने पास कोई पाइप है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक लिक्विड चल रहा है, तो ये उसकी पहली लेयर मान लेता हूँ मैं, ऐसे करके आपके पास बहुत सारी लेयर है उसकी। ठीक है भाई, अभी मैंने क्या बात बोली है, जो सरफेस की, ये में सरफेस है भाई, ये आपके पास कोई पाइप में थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और ये मतलब इस पाइप के अंदर आपके पास ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, समझे, ये आपके पास पाइप है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब मैंने कहा था जो लेयर सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, ठीक है, जो लेयर सरफेस, ये आपके पास सरफेस हो गया, ये आपके पास फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में, सेकंड किसके लेयर में, सेकंड तो फर्स्ट के कांटेक्ट में, समझिए मेरी बात को। तो सरफेस के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी फर्स्ट लेयर, उसकी वेलोसिटी मैं कुछ मान लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है फर्स्ट लेयर के अंदर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, यानी कि वो स्लो करेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम है। सिंपल बात है, जब रेजिस्टेंस आता है तो वेलोसिटी कम होगी। अब क्या होता है, जैसे लेयर आई तो आपके पास अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, तो v प्लस डी वी कर देता हूँ भाई, ठीक है, v प्लस डी वी कर देता हूँ। ऐसे आगे चलेंगे तो v प्लस 2dv ऐसे चलता जाएगा भाई, 3dv 4dv ऐसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये भी यहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट, भाई इस साइड से ये फर्स्ट, उस साइड से ये फर्स्ट है, मैंने क्या बोला, सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा, फ्लो कम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितनी है, v, इसकी क्या है, v प्लस डी वी। इस बात को समझे, क्योंकि ये तो मैं नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ से देखूंगा मैं, भाई सरफेस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये भी है, ये भी है, ये दो, ये बस आगे बढ़ती जाएंगी, यानी कि आगे वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज होती जाएगी, 2dv ऐसे चलती जाएगी आपके पास, समझिए मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी स्लो है, ऊपर बढ़ती जाएगी, तो बीच में मैक्सिमम हो जाती, उस साइड से भी घटती है, स्टार्टिंग यहाँ पे कम है, बढ़ती बीच में से ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब यहाँ वाला जो लिक्विड है वो स्लो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट बढ़ती जाएगी, यहाँ पे सबसे फास्ट हो जाएगी, यहाँ से स्लो, और यहाँ पे सबसे बीच में सबसे फास्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दो चार जो बातें हैं इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोली, वो दोबारा सुनने के बाद आपके पास जो आप बोल सकते हो, जो लेयर सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, यानी कि रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन बोल तो रेजिस्टेंस एक ही बात, आपको पता, फ्रिक्शन लगेगा तभी रेजिस्टेंस आएगा, यानी इसका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, यानी कि फर्स्ट लेयर दैट विल मूवमेंट स्लो होगा उसका, ठीक है, मूवमेंट स्लो होगा, इसका मतलब आप बोल सकते हो उसकी वेलोसिटी आपके पास जैसी भी मान रखा हमने। और अगर धीरे धीरे ग्रेडेशन होता है तो रेगुलर ग्रेडेशन इन द वेलोसिटी, जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि वहाँ से वहाँ आएंगे, तो फर्स्ट से आगे चलेंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग लिक्विड वन टू अदर, जब एक लेयर से आप आगे तरफ चढ़ते हो तो रेगुलर ग्रेडेशन यानी कि इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। विस्कोसिटी हाई, मैंने बात पहले बोली थी स्टार्टिंग में, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी हाई होगी, मतलब उसका रेट स्लो होगा, वो चीज़ धीरे बहेगी, ठीक है। मैंने जो ऑयल और वाटर का एग्जांपल है, मैंने बात बोली थी, विस्कोसिटी ज़्यादा तो रेट आपके पास लो हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास था। अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास 2-3 बता दी है मैंने, ये मैंने समझा दिया आपको क्या चीज़ हो रहा है इसके अंदर। ये विस्कोसिटी में आपके पास रेट स्लो हो जाता है, यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा चीज़ें फ्लो करने में दिक्कत करती हैं। अभी हम बात करते हैं भाई फैक्टर्स कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है वो देखो एक बार। तो फैक्टर्स की अगर बात की जाए, फैक्टर्स की बात करते हैं, एक बार मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो पहला फैक्टर वही आपके पास है, कौन से वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। अब एक बात देखो, अगर दो लिक्विड में एक बार मान लो कोई फेंका, एक बार कोई भी फेंका, ए बी मान लेते हैं, एक बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक बड़े फास्ट चल रहा है, इसका मतलब क्या है, बड़े फास्ट वाले में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, अभी पार्टिकल पीछे पकड़ खींच नहीं रहा उसको, तो वो चले जा रहा है, और फर्स्ट वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये पार्टिकल उसको अगले वाले जान नहीं दे रहा, सभी धीरे बह रहा है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉरी विस्कोसिटी हम पढ़ रहे हैं, तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी कितना स्लो लिक्विड बहेगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें यही तो है। तो यानी कि विस्कोसिटी जो फ्लो होता है उसके रेट ऑफ फ्लो के इन्वर्सली होता है। हो गया ना फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला ड्रॉ हो गए। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा, रेट ऑफ फ्लो कम। सेकेंड फैक्टर आपके पास है भाई टेम्परेचर। बढ़ाओ, चलो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। आप सोल्व करके देख सकते हो, खुद भी दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच के टूटेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम तो रेट तेज बहेगा। तो आपके पास आप बोल सकते हैं टेम्परेचर जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी। तो दोनों चीज़ें ऐसी है। सरफेस टेंशन भी ये था फैक्टर में, तो कुछ याद करने का है नहीं, सोचने का है नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, सरफेस टेंशन ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा। टेम्परेचर दोनों बढ़ाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी भी सरफेस टेंशन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी मेरे को एक बात और बता दो आप, ये हमने दो चीज़ें देख ली। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे मैं सिंपल सी बात को पूछ देता हूँ। मेरे पास कोई लिक्विड है XYZ मान लेते हैं, वो उसके एक बार मैंने टेम्परेचर शॉप पे लिया, उसको एक बार मैंने 120 पे ले रखा है। कौन सा तेज बहेगा भाई? टेम्परेचर ज़्यादा विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर ज़्यादा विस्कोसिटी कम, मतलब स्लो फास्ट मूवमेंट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी मतलब स्पीड फास्ट। ठीक है। और अगर और कोई पार्टिकल मिले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें। मान लो ए पार्टिकल है बी, वो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकता है, आप उसका एग्जाम्पल कोई केमिकल नेम भी दे सकते हैं। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो अपने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा है उसमें स्लो स्पीड हो जाएगी, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, जिसमें कम है फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज विस्कोसिटी। तो गाइस इसमें आपको करना है डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, ये सिंपल टेम्परेचर आपके पास था। ये चीज़ें आपको जो मैंने बातें बोली वो ध्यान रखनी है। अभी क्या करते हैं हम, एक विस्कोसिटी जो होता है इसको हम विस्कोसिटी कोफिशिएंट की भाषा में मापते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट देखते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तो इसको लेना था विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट से पहले हम देखते हैं कि जो फोर्स जो यहाँ पे लगता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स जो आपके पास होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी यहाँ से F इज इक्वल टू नीटा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है भाई ये। यहाँ पे नीटा क्या होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। नीटा से डिनोट करते हैं इसको, A/dV/dx। आपको नीटा फाइंड आउट करना है, करो भाई। इसको सबको लेके जाता हूँ मैं उस साइड, तो F ऊपर dx चला जाएगा, एरिया नीचे, dV नीचे, और ये किसका है, नीटा का फॉर्मूला है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। बस फोर्स ऑफ A1 निकालोगे। ये सब हम ये काम करना नहीं, अपने को यूनिट चाहिए थी। न्यूटन, dx कोई लेंथ है, मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ऊपर भेज देता हूँ सीधा सेकंड। ठीक है भाई, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर का -2 सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको आप पोइस भी बोल सकते हो, क्योंकि विस्कोसिटी के बारे में जो पढ़ा था वो पोइसले साइंटिस्ट ने पढ़ाया था, तो उसके नाम पे एक यूनिट बनाई, दैट इज 1 पोइसले इज इक्वल टू दिस मच ऑफ, यानी कि पोइस ये है आपके पास। ठीक है भाई, फिर आपके पास आता है, इसमें कोई एग्जाम्पल दे दो। तो आपको पता है ग्लास इज एग्जाम्पल, ग्लास जो तो बहुत धीरे धीरे बहता है, इज एग्जाम्पल ऑफ हाईली विस्कस सॉलिड। सॉलिड बोल रहा हूँ मैं, सही है ना, ग्लास सॉलिड होता है, लेकिन आप उसको जैसे मेल्ट करोगे धीरे धीरे करके फ्लो करेगा, तो हाईली विस्कस सॉलिड है, धीरे करके बहता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास इसके एग्जाम्पल में आ जाए। तो डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यूनिट, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है। अभी अपने पास इसका लास्ट टॉपिक है भाई, दैट इज वेपर प्रेशर। नाम से ही खत्म है, वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर लगाएंगे कौन, वेपर, यानी कि आपके पास होगा लास्ट टॉपिक है इसका वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। यानी कि डेफिनेशन क्या बनी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं भाई, अपने पास कोई बीकर है,
वाटर भरा है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको ढक देता हूँ, नीचे से इसको गर्म करता हूँ, ठीक है। आपको पता है वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या किया, बॉयल होगा तो यहाँ पे इसके वेपर बनेंगे, वेपर जाके ऊपर जाके इस जो हमने ढक रखा है इसको इसके ऊपर जाके प्रेशर लगाएंगे। और ये प्रेशर कौन लगा रहे, वेपर लगा रहे, दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जो वेपर एग्जिट करेंगे उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल आप घर का लेते हैं, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में जैसे हम खाना पकाते हैं, थोड़ी देर बाद विसल ऊपर चली जाती है, सीटी बजती है उसकी, क्यों, क्योंकि नीचे आपके पास जो था उसमें लिक्विड था, पानी डालते ही है, पानी डालेंगे उसके वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो वो जाके ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अब ढक्कन तो उसे उखड़ने का नहीं, तो विसल ऊपर हो जाती है, सारी हवा जैसे निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, फिर नीचे डाउन, फिर गैस बनेगी, फिर ऐसा चलेगा। तो प्रेशर कुकर में आपके पास ये चलता है। फिर आती है भाई आपके पास दो बातें, मेरे को बताओ, मेरे पास एक बिकर ये है, दूसरा बिकर मैं और ले लेता हूँ, सेम लिक्विड है, फिर हीट कर रहे हैं। एक बार तो मैंने इसको हीट किया वाटर 120 पे, एक बार हीट किया इसको 150 पे, कौन से वेपर ज़्यादा बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है भाई, 100 पे बोलना स्टार्ट हुआ था, 100 पे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वेपर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो मोर टेम्परेचर तो मोर वेपर, और जितने ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक अलग, मैं यहाँ से थोड़ी अलग चीज़ बताता हूँ। आपको पता है, आपने देखा हो, जैसे आप ढक्कन को उठाते नीचे आपको पानी की बूंदे लगी मिलती है, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। पानी से यानी कि लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन हुआ, और वेपर से वापस लिक्विड बनना ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है। तो लास्ट में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, मतलब जितने वेपर बनेंगे उतनी वापस लिक्विड बूंदे बन के नीचे गिर जाती है, वो अलग चीज़ है, इक्विलिब्रियम में आएगा अपने पास। सेकेंड बात, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोनों को 120 पे हीट करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह फैक्टर ऑफ एक्टिंग में टेम्परेचर। सेकेंड बात, दोनों को 120 पे हीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो ए है और यहाँ पे लिक्विड मान लो बी है, उस केस में मैंने सेम लिया था, इसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वीक है, इसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हाई है। तो सबको पता है जिसका वीक होंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन टूटता है। अब इसके तो पहले ही वीक थे, तो मतलब बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो जल्दी टूटेंगे जल्दी वेपर बढ़ेंगे, तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होगा तो जल्द ज़्यादा वेपर बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये जो आपके पास चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। गैस स्टेट हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। नाउ दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द लिक्विड स्टेट। अच्छे से पढ़ना है, कोई क्वेरी हो भेजो, उसको सोल्व करेंगे मिलके, ठीक है भाई। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास। मैं तो ये कहता हूँ हर ही चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, बाकी ये अच्छा है, सिंपल भी है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत है करने के लिए अपने पास, ऐसा नहीं है। तो ऑल द बेस्ट।